गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो ये हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ लेंगे इसको। आगा खान तृतीय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष थे। उनका लक्ष्य मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ाना और भारत में मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करना था। 1906 में ढाका अधिवेशन के दौरान बैठक आयोजित की गई, जिसे ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। संस्थापक बैठक की मेजबानी नवाब सलीमुल्लाह ने की। नवाब वकार उल मुल्क और नवाब मोहसिन उल मुल्क को संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त किया गया था। लखनऊ मुख्यालय था और आगा खान इसके अध्यक्ष थे। संस्थापक सदस्य थे सलीमुल्लाह खान, आगा खान तृतीय, मोहसिन उल मुल्क। चूंकि विकल्प में दो नाम दिए गए हैं, इसलिए सलीमुल्लाह खान को संस्थापक के रूप में हाँ, प्राथमिकता प्राथमिकता दी दी जाएगी। जाए। हम्म नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये भी हो जाएगा नवाब न, सलीमुल्लाह। ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ नेक्स्ट, फाउंड किया गया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका। तो ये हो जाएगा ढाका में। अक्टूबर पढ़ 1906 लेना। में वही है। आगा खान तृतीय के नेतृत्व में हम्म। मुस्लिम वहीं से प्रतिनिधियों है। ने एक केंद्रीय मुस्लिम संगठन बनाने का निर्णय लिया और दिसंबर 1906 में ठीक हुआ है। था। लखनऊ से कुछ नया इम्पोर्टेंट नहीं उतना इसमें। और इसमें 60 सदस्यीय क्या है? 60 सदस्यीय कुछ था। अस्थायी 60 समिति सदस्यीय का। अस्थायी हाँ, समिति की स्थापना की गई ये नहीं और आगा पूछना खान है। तृतीय इसके पूछा अध्यक्ष होता है। बने। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। मुख्यालय पूछ सकता है। मुख्यालय पूछ सकता है, बस कांग्रेस में पूछता है कि कितना मेंबर कब था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस नेक्स्ट। वर्ष हुई? तो ये हो जाएगा 1906। व्याख्या कर ही चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट है, पहला प्रश्न। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आ तो गया है, आगा तो खान। ये हो आगा जाएगा आगा खान। खान। ऑप्शन ए। पहले मतलब आगा अगला खान। आगे आगे तृतीय। यही थे। प्रश्न एक पे। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा कराची। कराची में। और भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1906 में ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में कराची में आयोजित किया गया था। 1908 में यह अमृतसर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट। मुस्लिम लीग ने नियमित आधार पर अपना वार्षिक अधिवेशन कब से शुरू किया था? तो ये हो जाएगा, इसमें से दिखा रहा है इसमें है ही नहीं, नौ। गलत ऑप्शन है। गलत है। हाँ, इसका पढ़ लेते हैं। मैन ऑफ दी होगा। कुछ कहाँ है? दो छः सात कुछ नहीं है इसमें, आठ भी नहीं। 6 में हुआ था, तो 6 कहाँ दिख रहा है कहीं? ढाका में। नन ऑफ दी हाँ, होगा। संस्थापक थे। साथ में कराची किया गया था। हम्म, आठ में अमृतसर। ठीक है, आगे बढ़ते कथन और ये। नेक्स्ट। डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। हम्म। हेलो। नेक्स्ट है, इस पे आती। विचार करना। कथन है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम लोगों के अधिकारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और साथ ही लक्ष्य हासिल करना था। और कारण है, केवल मुस्लिम लीग को ही इस प्रकार का अधिकार है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म। और ये कांग्रेस को करने से इनकार कर दिया, लेकिन आर गलत है। लीग ने भारत में हम्म। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था होने का दिखावा किया, लेकिन केवल मुस्लिम लीग को अधिकार है, यह सही कारण नहीं है। नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट। है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ये हो जाएगा 1906 में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और पृथक निर्वाचक मंडल का कड़ा विरोध किया। वही 1906 में चीज है। गठित ऑल इंडिया हाँ मुस्लिम खाली। लीग वास्तव में बंगाल विभाजन का समर्थन किया। नेक्स्ट। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने 1906 में शिमला में मिंटो से मुलाकात की और किस बात की वकालत की? तो ये हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय मुस्लिम नेता आगा खान तृतीय द्वारा आयोजित शिमला प्रतिनिधि मंडल ने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। इसका उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा से संबंधित मामलों पर ब्रिटिश शासन की सहानुभूति जीतना था। इसलिए मुस्लिम नेताओं ने अपने समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की योजना तैयार की। नेक्स्ट। 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लंदन शाखा किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो ये हो जाएगा अमीर अली। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया। मुसलमानों के हितों के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन लास्ट है क्या क्वेश्चन, इस? लास्ट है। हाँ, इस चैप्टर। यदि मुसलमान संतुष्ट और खुश हैं तो वे भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा कवच बन जाएंगे। यह किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। तो देखते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा है कि यदि मुसलमान संतुष्ट और खुश हैं तो वे भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा कवच बन जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के बाद मॉडल मिनटो होगा। हम्म, आ गया। खोल लेते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट। हम्म, हाँ। चलो, तो ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार विधेयक कब पारित किया गया था? तो 1909 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कर लेना। इसको देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन का स्थान लॉर्ड मिंटो ने भारत के वायसराय के रूप में लिया और जॉन मार्ले को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त नियुक्त किया गया। उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद की का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि की। इस अधिनियम के संबंध में प्रमुख विवाद भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था। क्वेश्चन टू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। यही है पार्लियामेंटो 1909 का मुख्य दोष। पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली थी। इस प्रणाली के अनुसार मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था, न कि परिषदों में सामान्य मतदाताओं द्वारा। इसका अर्थ है कि मुस्लिम समुदाय को भारत से बिल्कुल अलग वर्ग माना जाता था। पुरानी राष्ट्रीय अखंडता केवल एक तूफान में गायब हो गई। गांधी ने कहा, पार्लियामेंटो सुधारों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर देखते हैं। टेन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस घटना में कलह के बीज थे और जिसने अंततः देश को विभाजित कर दिया? वह था विधानसभा में मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण और पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ लेना। इसको देख लेते हैं। मिंटो सुधारों को मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की परिकल्पना के लिए जाना जाता है और इसका भारतीय राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ा। यह पहली बार था कि मुस्लिम समुदाय को भारतीय राष्ट्र के अ, पूरी तरह से अलग वर्ग के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य शुरू हुआ और बाद में भारत और पाकिस्तान के विभाजन में परिणत हुआ। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चिन्हित किए गए और केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्य अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार दिया। यही है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा इसे और आगे बढ़ाया गया। अब देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जनक माना था? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी हो जाएगा।
उन्नीस सौ नौ के, हाँ, मार्ले मिंटो सुधारों का हिस्सा थे, जिन्होंने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की और इस प्रकार भारत के विभाजन के बीज बोए। इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें सही मायने में पाकिस्तान का जनक माना। नेक्स्ट, इसके बाद होगा दिल्ली नेक्स्ट दरबार चैप्टर ना। है, दिल्ली दरबार देख लेते हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन है। प्रॉब्लम है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1911 ईस्वी तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी। इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया और 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को हस्तांतरण करने की घोषणा की। भारत की राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल के दौरान प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। हम्म, इसका व्याख्या ऊपर देख ही चुके हैं। हम्म, नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही है, किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली हम्म, राजधानी को 11 हाँ ये स्थानांतरण रीजन करने की घोषणा पढ़ना है दी। पूरा, जरूरी है लेकिन ये। स्थानांतरण 1912 में हुआ था। ये पढ़ दूसरा इसलिए लाइन। यदि मतलब दो विकल्प है तो 1912 को प्राथमिकता दी जाएगी, और यहाँ पे लेकिन यहाँ से 1911 है, तो यही सही है। जैसे नेक्स्ट इसमें देखते इसमें हैं। भी 11 12 है। हाँ, इसमें किसको हाँ, प्राथमिकता देना है? इसमें 1912 होगा। 12 12। रहेगा तो 12, नहीं रहेगा तब 11। हाँ, 1912 सही है। इसी को दो बार पूछ लिया है। कौन सी नेक्स्ट, है आगे देखते हैं। अब इसको, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1912। फिर वही क्वेश्चन है, घुमा दिया है। और वो कंपेयर भी ऑप्शन ए, करवा रहा अंग्रेजों बोल दिया है। है। हम्म, तो यहाँ पे दिया भी हुआ 11 में घोषणा घोषणा हुआ। 1911 में हुई थी अब और स्थानांतरण 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो ये हो जाएगा 1911 में। यही सब है बस। आगे। हाँ, दिल्ली में उनके हार्डिंग। राजकीय प्रवेश के अवसर पर एक बम फेंका गया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग। इसका पढ़ लेते हैं। दिल्ली षड्यंत्र मामला, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने के अवसर पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या करने की साजिश को संदर्भित करता है। बंगाल और पंजाब में भारतीय क्रांतिकारी भूमिगत द्वारा रची गई और रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में यह साजिश 23 दिसंबर 1912 को हत्या के प्रयास में समाप्त हुई, जब एक घर का बना बम वायसराय के हौदे में फेंका गया, जब औपचारिक जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक उपनगर से होकर गुजरा। अब देखते हैं नेक्स्ट, वह क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो ये हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। बाकी सब तो थे ही। करना है हार्डिंग ना। बम कांड को लोकप्रिय रूप से दिल्ली षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है। 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को मौत की सजा दी गई, और बलराज और हरवंश सहाय को आजीवन कारावास की सजा दी गई। दीनानाथ मुखबिर बन गया था, और भगवती चरण बोहरा इनमें नहीं थे। रास बिहारी बोस, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जापान भाग गए और मुकदमे से बच गए। नो। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार था? तो ये था अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति जिम्मेदार थी। यह वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जीवन पर एक हमला था। रास बिहारी बोस ने विद्रोह के नेता के रूप में कार्य किया। इस दिल्ली षड्यंत्र मामले की सजा में बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीरचंद और अवध बिहारी को दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार किस वर्ष एक अलग राज्य बना? तो ये हो जाएगा 1912, ऑप्शन बी हो जाएगा।
दिसंबर 1911 में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की भी घोषणा की। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और प्रशासनिक इकाइयों के रूप में संगठित किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बन गया। 1936 में बिहार एक अलग प्रांत बन गया उड़ीसा से अलग। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ब्रिटिश शासित भारत के तहत बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? तो ये भी हो जाएगा 1912। हम्म, हो इसके गया। बाद है लखनऊ वाला। इसके बाद नेक्स्ट है लखनऊ सेशन। देखते हैं उसमें कितना क्वेश्चन है। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, द लखनऊ पैक्ट। 10 क्वेश्चन है। इसमें शुरू बस कर 10 लेना है। क्वेश्चन। शुरू हम्म, करते हैं। 1 दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने अपना अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में ही अपने अधिवेशन आयोजित किए। इस बैठक में विधानमंडलों की संरचना और दोनों समुदायों को दी जाने वाली प्रतिनिधित्व की मात्रा पर एक समझौते का विवरण तय किया गया। इस समझौते की पुष्टि कांग्रेस और लीग के वार्षिक अधिवेशनों द्वारा क्रमशः 29 और 31 दिसंबर 1916 को लखनऊ में की गई हम्म, थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा AC मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस के हम्म, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह वही सत्र था जहां प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इसका डेट हम्म, भी याद रखेंगे, 1916। हम्म। देख तो आएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन में आएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ आ गया समझौता, है। 1916। हाँ, और दोनों पक्ष एक साझा कार्यक्रम पर राजनीतिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए समझौते पर सहमत हुए थे। हम्म, नेक्स्ट है निम्न में कौन गरम दल और नरम दल के बीच सुलह का मुख्य वास्तुकार था? तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्म, एनी बेसेंट और तिलक ने गरम दल की कांग्रेस में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों ने नरम दल के साथ समझौता करने और कांग्रेस के भीतर एकता पुनः स्थापित करने का पूरा प्रयास किया, जिसे 9 साल पहले 1907 में निष्कासित गरम दल के नेताओं की वापसी हो सकी। नेक्स्ट देखते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया? तो बीजी तिलक। हम्म, हम्म। फिर मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस लीग समझौते लखनऊ समझौता के मुख्य वास्तुकार थे। और दिए गए विकल्पों के आधार पर बीजी तिलक सही उत्तर है। 6 नंबर क्वेश्चन। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया जिसके दूरगामी परिणाम हुए? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई। हो गया। 7वां क्वेश्चन। पढ़ लेना है ना कुछ। ये तो हो ही गया। अच्छा, इसमें हम्म, कहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ है? हाँ कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली को किस वर्ष स्वीकार किया? तो 1916 हो जाएगा। वही है लखनऊ समझौता, हम्म, 1916 में। 8। नेक्स्ट है कौन सा काल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकमतता के दौर को दर्शाता है? तो 1916 से 1922। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना इसमें भी है पढ़ना क्या भी है। इसको? 19 नहीं, ये तो वही है। 1922 तक लखनऊ समझौते के अनुसार संयुक्त रूप से कार्य किया गया दोनों दलों में। इसके बाद असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के साथ ही यह समझौता समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस आंदोलन के हम्म, समाप्त होते ही। हम्म, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन ए हो थे जाएगा। तो थे हम्म। तो पीछे नहीं। हम्म। वही चीज दिया है, थे। और हाँ, गरम दूसरा दल और कथन नरम दल का सही। पुनर्मिलन हुआ। और लास्ट क्वेश्चन। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण किसानों की समस्याओं के लिए ये अवगत जरूरी कराया। है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। आ गया। लास्ट क्वेश्चन है।
इस चैप्टर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। आ तो राजकुमार गया शुक्ला है। ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत अवगत कराया। कराया। अब कौन सा था? लखनऊ था ना? अब होम रूल लीग हाँ। मूवमेंट आएगा। अच्छा। इसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। लखनऊ हो गया ना? होम रूल। होम रूल अब इसको देखना भी है। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन तेरह है, हो जाएगा आराम से। देखते हैं। हम्म, प्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये थे तिलक। ऑप्शन डी हो जाएगा। कर इसको लेना। देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले अप्रैल 1916 में बेलगाम में होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने बाद में सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू की। क्योंकि तिलक ने बेसेंट से कुछ महीने पहले अपनी लीग स्थापित की थी, इसलिए उन्हें पहला आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि बेसेंट ने 1914 में इस विचार का प्रस्ताव रखा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1915-16 में दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्म। तो तिलक ऑल ने देख लेते हैं। इंडिया। तिलक अप्रैल में ये किए थे और सितंबर में एनी बेसेंट। 1916 में ही सिलेक्ट। हम्म। एनी होम बेसेंट रूल मुख्य लीग ना? रूप से किससे जुड़ी थी? तो ये हो जाएगा होम रूल लीग। ऑप्शन बी। पढ़ लेना। ये एनी बेसेंट मुख्य रूप से होम रूल आंदोलन से जुड़ी है। वह आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित थी और उन्होंने सितंबर 1916 में अडेयार में भारत में होम रूल लीग का गठन किया। उन्होंने अपने विचारों को समझाने और स्वशासन की मांग करने के लिए अपने समाचार पत्र द कॉमनवील का उपयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो होम रूल होम आंदोलन। रूल। ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ लेना जो मैंने। वही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम्म, होम रूल आंदोलन हम्म, लोकप्रिय हुआ। यह एक तुमको तो शक्तिशाली आंदोलन था जिसका उद्देश्य। वैसा पूछ रहे हैं। हाँ। ब्रिटिश का स्वशासन के नाम। नेक्स्ट। किसने होम रूल लीग में योगदान नहीं दिया? तो ये हो जाएगा एच एस अलकॉट। कर एच लेते एस हैं। अलकॉट होम रूल लीग से जुड़े नहीं थे। वे थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। और कौन थे? तिलक, एनी नेक्स्ट। बेसेंट और ए सुब्रमण्यम अय्यर सभी ये तो होम रूल से ऑप्शन में है। नेक्स्ट। होम रूल के सक्रिय योगदान करता थे। हो गया। सीआर नेक्स्ट दास। क्वेश्चन 6 नंबर। कौन होम रूल आंदोलन से सीआर नहीं दास जुड़ा हो। था? तो सी आर दास। ये सब तो अभी पढ़े ही थे तो वही बात हम्म। है। वही चीज देखेंगे। 7 नंबर सीआर दास। देखते हैं। किस चितरंजन दास हुए। हाँ, किस सम्मेलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये हो जाएगा 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन। वही वही बात। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ने होम रूल लीग को अपनी ताकत प्रदर्शित करने का लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर प्रदान किया। तिलक की होम रूल लीग ने एक परंपरा स्थापित की जिससे कांग्रेस कई वर्षों तक जुड़ी रही। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक था, क्योंकि इसने राष्ट्र के मामले स्वशासन के लिए एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन ए हो जाएगा। यही है। इसमें तो कुछ खास है वही नहीं। चीज है, वही वही चीज है। नेक्स्ट। 9 नंबर देख लेते हैं एक बार। होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? और देना तो हमको ये तो गलत लग रहा है सब। हम्म ये तो सारा लग रहा गलत है। है सब सही है। सब सब गलत है। गलत नहीं है। अच्छा सही है। तो सब सब सही सही है है। तो गलत ही है ना, हाँ, मारेंगे किसको? तो मारेंगे उसका किसको? वो डिलीट हो गया या सबको हाँ। नंबर मिला होगा। स्टार दिया है तो डिलीट हुआ है। हाँ। तो एक बार पढ़ लेना है फिर भी विवादित कहते था हैं तो डिलीट हो जाता है। 14-15 में। हाँ, यह योजना पहली बार 1914-15 में एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत की गई।
और तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग बहुत मजबूत थी। तिलक और बेसेंट के बीच मतभेद के बावजूद दोनों लीग अस्तित्व में रही। तो ये तो सब सही है। नेक्स्ट है, तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग का विलय कब हुआ? तो ये विलय हुआ कब था? विलय कभी हुआ ही नहीं था, ये तो हुआ सारा ही ये भी नहीं। गलत है। ये भी गलत ही जाएगा, हाँ गलत है सब। ये भी डिलीट ठीक है। हुआ है। एनी बेसेंट ने कहा कि तिलक के कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसके विपरीत हम्म, इसलिए उन्होंने संघर्ष से बचने के लिए अपने संगठनों को अलग रखा। मिला का दोनों मिल ही हम्म। नहीं सकता था। कौन एक आंदोलन के रूप में फैबियन वाद का प्रस्तावक था? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो होगा एनी जिनके बेसेंट जन्म 1847 से लिख दिया। 1933 फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। हाँ। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थी होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार। दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक। तीसरा एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा एक और तीन, हम्म, होम रूल आंदोलन और कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन। थियोसॉफिकल क्योंकि सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी अलकॉट ने की थी, यानी बेसेंट ने नहीं। लास्ट है इसका। लास्ट देखते हैं इसका 13 नंबर। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया? तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन ए। पढ़ इसको लेना पढ़ है। लेते हैं। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष चुना। महात्मा गांधी ने तब इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। हम्म, चैप्टर खत्म हुआ। तो हो गया, 1 मिनट पीछे जाते हैं। तो ये अभी होम रूल हो गया। लखनऊ दिल्ली दरबार सब मॉडल हो को। गया, अब लास्ट वाला बचा है, गांधी हाँ, एंड हिज इस अर्ली मूवमेंट। इस वीडियो में चारों हो गया है ना, दिल्ली दरबार लखनऊ और हाँ। चारों हो गया। बस ये इसको नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है ना। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।